हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आज हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या चैप्टर है इसमें आखिर पढ़ने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। तो आप लोग देख सकते हैं ये सब है। वैसे आप लोग को मालूम ही होगी कि कितना क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा हिस्ट्री का अगर 3 पार्ट हैं तो तीनों में से सबसे ज़्यादा आपको आधुनिक भारत से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए, एक एक करके हम लोग कंप्लीट होगा। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। फिर वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? तो ये आए आपको 1498 में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। तो कौन थे? तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन कालीकट के शासकों की पैतृक उपाधि ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव एवं हुगली के बंदरगाह में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीरा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसरॉय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीरा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो ये है आपको द अल्मेडा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो कौन थे? तो ये थे आपको पुर्तगीज। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये आया था आपको 1498 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसरॉय भारत में कौन हुआ? तो ये हुआ आपको अल्मीरा। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो ये किया था आपको जमोरिन ने। वास्को डी गामा के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो वास्को डी गामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन सामुथ्री था। प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा। वास्को डी गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको डी, केवल 1। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था। उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वह लगभग 3 महीने तक भारत रहा और भारतीय वस्तुओं से लदे हुए जहाज़ों के साथ पुर्तगाल वापस लौट गया। वास्को डी गामा पुनः 1502 में भारत आया था। नेक्स्ट है आपको सूची 1 व सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, स्पेन, पुर्तगाल। कैप्टन कुक, तस्मान, हॉलैंड, ग्रेट ब्रिटेन। सो आंसर हो जाएगा आपको बी। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ने भारत के मार्ग की मूलतः इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के एबल तस्मान ने बान डीमस लैंड, वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। निम्न का सही मिलान कीजिए। अफोसो डी अल्बुकर, नुनो डा कुना, पेड्रो अल्वरेज काब्राल और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। सो इसका हो जाएगा आपको बी। अफोसो की, तो इसका हो जाएगा आपको तो इसका हो जाएगा आपको बी। चलिए इसका आंसर ये देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या दिया हुआ है। अल्फोंसो डी अल्बुकर ने 1510 ईस्वी में गोवा पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। नूनो डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में पुर्तगाली हेड क्वार्टर को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। सितंबर 1500 में पेट्रो अल्बेरेज काब्राल का भारत में आगमन हुआ। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर एवं वायसरॉय बनाया गया। उसकी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करना था। तो अब यहाँ पे है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। इधर है खोजकर्ता और इधर है आपको जन्म स्थान। क्रिस्टोफर कोलंबस हो गया आपको कहाँ के, इटली के थे। और जेम्स कार्टियर कहाँ के थे, तो जेम्स कार्टियर थे आपको फ्रांस के। सर फ्रांसिस ड्रेक ये कहाँ से थे, तो ये थे आपको यूनाइटेड किंगडम के। और फर्डिनेंड मैगल, तो ये कहाँ से थे, तो ये थे आपको पुर्तगाल के। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस इटली के, जैक्स कार्टियर फ्रांस से, सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम के, और फर्डिनेंड मैगलन ये हो गया आपको पुर्तगाल के। सो आंसर आपको ए सही होंगे। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश नहीं था, तो ये कौन नहीं था, तो ये पीटर मुंडी 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला ब्रिटिश व्यापारी, लेखक एवं यात्री था। चीन की चाय को चखने का उल्लेख करने वाला वह प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। भारत में उसने पटना, आगरा एवं सूरत आदि नगरों की यात्रा की। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ये थे आपको अल्बुकर। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर 1509 से लेकर 1500 ईस्वी
में था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। नवंबर 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालों की संख्या में वृद्धि करने एवं उसकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट है आपको, भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। दूसरा हो गया आपको पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। सो आंसर हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो ये किया था आपको कोचीन पर। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामूहिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो ये किए थे आपको पुर्तगाली। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीरा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाली व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर की वसूली की। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन थी? ये थी आपको हुगली। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा 1229 से लेकर 38 ईस्वी में मद्रास के निकट सेंथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की और पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उनका स्थान हुगली ने ले लिया। चिनसुरा में डचों ने गुस्ताबूस किले का निर्माण कराया था। श्रीरामपुर डेनिश का
प्रमुख केंद्र था। पांडुचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? सो आंसर हो जाएगा आपको ए। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेच और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेज़ों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट है आपको हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये बनाया था आपको पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये करता था आपको पुर्तगाली करता था। निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था? तो ये था आपको जॉब चार्नोक। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नोक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानाती अथवा सुतनौती कोलकाता का स्थल को चुना। उसे ही कोलकाता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अनेक निर्णय में कोलकाता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चार्नोक को कोलकाता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कालिकाता जॉब चार्नोक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कोलकाता का स्थापना 24 अगस्त 1690 दिवस भी नहीं मनाया जा सकता है। कोलकाता किसने बसाया? तो कोलकाता बसाया आपको जॉब चार्नोक ने। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपको मद्रास में। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? तो ये किया था आपको डच ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन ना होने के कारण विकल्प बी सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोचीन भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था।
डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचीन में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। आधुनिक कोचीन पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोचीन कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। बताइए कौन से होंगे? तो ये हो जाएगा आपको बी। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोचीन, पूर्व नाम कोचीन के फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किए। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा को छीन लिया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट इसका व्याख्या देखते हैं। डचों ने पूर्वी तट पर पहले कोचीन को पुर्तगालियों से छीना और बाद में आंध्र और उड़ीसा के तट पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की, जो 17वीं शताब्दी की बात है, जबकि गजपति शासकों का शासन 16वीं शताब्दी में ही समाप्त हो गया था। अतः कथन 1 गलत है। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया था। अतः कथन 2 सही है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर के नायक प्रतिनिधि से पट्टे पर जमीन लेकर मद्रास में एक फैक्ट्री की स्थापना की। अतः कथन 3 सही है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो क्या राज था? तो ये हो गया आपको, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो आंसर हो जाएगा आपको डी। उपयुक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ये किसे हुआ था? तो ये हुआ था आपको लिविन कंपनी को। लिविन कंपनी 1592 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1698 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के जनरल सोसाइटी एक्ट के तहत न्यू कंपनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द
ईस्ट का गठन किया गया तथा 1702 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन और संसद द्वारा दोनों कंपनियों के विलय की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसके तहत 1708 ईस्वी में दोनों कंपनियों को मिलकर नया नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ कर दिया गया। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो ये थे आपको अकबर। ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1600 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी में था। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो ये थे आपको जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये की थी आपको सूरत में। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार अप्रैल 1609 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर पराजित कर पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो ये हराया था आपको थॉमस वेस्ट ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो ये कहाँ की गई थी? पुणे में, गोवा में, पांडिचेरी में, तो ये हो जाएगा आपको सूरत में। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये हो गया, वह 1611 में जेम्स वन के दूत के रूप में भारत आया। यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। शो हो जाएगा आपको, ये डी हो जाएगा। विलियम हॉकिंस 1608 से लेकर 1611 में जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। हालांकि 1608 ईस्वी में भारत आया था तथा वह इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट का दूत था।
उसे तुर्की भाषा का ज्ञान था, वह तुर्की बहुत अच्छा बोलता था, अतः कथन ये आपको 2 सही है। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखानाएं स्थित थे? तो ये कहाँ थे आपको? भरूच, चिकाकोल, त्रिचुनापोली। शो कहाँ था? तो ये था आपको भरूच में। ये 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थ तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित किए थे। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो ये किया था आपको अंग्रेजों ने। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी 1613 ईस्वी में। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम स्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 में सूरत में ही स्थापित किया था। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? ये मिली थी आपको सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ये थी आपको सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को अपनी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ये लिया था आपको पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था 1632 ईस्वी में। इंग्लैंड की स्मार्ट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1790 में, 1796 में, 1792 या 1797 में। अवध के नवाब सादत अली खान द्वितीय 1798 से लेकर 1814 ईस्वी में 1798 ईस्वी में प्रयागराज इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो ये किया गया था आपको सर जॉन चाइल्ड को। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड्स ने 1686
1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाह का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक का युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो ये था आपको डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से लेकर 48 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। कर्नाटक का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपको अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रथम कर्नाटक का युद्ध, तृतीय कर्नाटक का युद्ध, पेरिस की संधि और ब्रिटिश की, हाँ तो ये हो जाएगा आपको सी इसका। प्रथम कर्नाटक का युद्ध एक्सला शापेल की संधि से अंत में हुआ था। तृतीय कर्नाटक का युद्ध पेरिस की संधि से अंत में हुई थी। द्वितीय कर्नाटक का युद्ध अनिर्णायक युद्ध था और प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था आपको ब्रिटिश की हार हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से लेकर 48 में। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हो गया आपको 1750 से लेकर 52 में हुआ। कर्नाटक का तृतीय युद्ध हो गया आपको 1758 से लेकर फिर 63 में हो गया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 से। सो आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से लेकर 48 में। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हो गया आपको 1749 से लेकर 54 तक। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से लेकर 63 में। पानीपत का तृतीय युद्ध हो गया आपको 1761 में। उल्लेखनीय है कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। अंबुर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है? यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई। इस युद्ध में मुजफ्फरजंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन का मुकाबला किया। इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा। सो आंसर हो जाएगा आपको डी। कर्नाटक के उत्तराधिकारी को लेकर 1749 ईस्वी में अंबुर का युद्ध लड़ा गया, जिसमें एक तरफ कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था तथा दूसरी तरफ डुप्ले के नियंत्रक वाली फ्रांसीसी सेना, चंदा साहिब और मुजफ्फरजंग की संयुक्त सेना। इस युद्ध में अनवरुद्दीन की पराजय हुई और वह मारा गया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो ये थे आपको डुप्ले।
डुप्ले ने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय ब्याह पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जीबी मालेसन ने लिखा है कि उनकी योजना का प्रभाव उनके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया और वह क्षमता जो उसने दर्शाई, इसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो ये लगाया था आपको सूरत में। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे फ्रांसीसियों में कंपनी फ्रैकाइज पोर ले कॉमर्स देश इंडिस ओरिएंटलिस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रैंकोइस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखानों की स्थापना की। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। तो ये कब हुई थी? तो ये हुई थी आपको लुई 14वें के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको कॉलबर्ट को माना जाता है। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो ये किया था आपको, कौन सा किया था? तो ये चिंसूरा किया था और हुगली किया था। डचों ने बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले आए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी में प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसूरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसूरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां काशिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो ये क्या था आपको 1632 में।
बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 एवं 1629 ईस्वी में असफल प्रयास किए। यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी के संदर्भ में से संपत्ति कोई स्रोत प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो ये किया था आपको 1632 में। निम्न डच कारखानों को उनके स्थापना वर्ष के साथ मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। तो ये हो गया आपको बिमलीपट्टनम। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको बिमलीपट्टनम हो गया 1641 में। कराईकल हो जाता है आपको, कराईकल हो गया आपको 1645 में। कोचीन हो गया आपको 1663 में। चिंसूरा हो गया आपको 1653 में। सो आंसर हो जाएगा आपको बी। तो अब यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। बिमलीपट्टनम हो गया आपको 1641 में। कराईकल हो गया आपको 1645 में। कोचीन 1663 में। चिंसूरा 1653 में। नेक्स्ट, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। तो ये हो जाएगा आपको अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसी की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। बाल्टियर के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। नेक्स्ट, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार के समय पर प्रवेश किया। तो किसने किया? तो ये हो जाएगा आपको बी, पुर्तगाली। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत में यूरोपीय शक्ति के आगमन का क्रम इस प्रकार है: पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करने के लिए बोला जा रहा है अब यहाँ पे। तो सुमेलित करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको पांडिचेरी का हो जाएगा फ्रेंच। तो आंसर हो जाएगा आपको ऐसा ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। पांडिचेरी का फ्रेंच, गोवा का होगा पुर्तगाली, ट्रॉन की बार का हो जाएगा आपको डेनिश, और मद्रास का हो जाएगा आपको डच। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये हो गया आपको बिहार से होता था। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पाद हेतु प्रसिद्ध था? तो ये था आपको बिहार। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे
अंत में आए। तो ये आए थे आपको फ्रांस से। 16वीं शताब्दी, 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत आए। इस यूरोपियों में सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली, 1605 ईस्वी में डच, 1608 ईस्वी में अंग्रेज और 1667 ईस्वी में फ्रांसीस्को का आगमन हुआ। इस प्रकार उपयुक्त विकल्पों में भारत आने वाले व्यापारियों में सबसे अंत में फ्रांसीसी का आगमन हुआ। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपनी व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो ये हो गया आपको नागपट्टनम, चिंसूरा और मछलीपट्टनम में, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। उपयुक्त में से सारे हो जाएंगे। भारत में डचों द्वारा स्थापित मुख्य व्यापारिक केंद्र थे नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। इसमें से कौन हो जाएगा? उपयुक्त में से कौन से अंग्रेजों की भारत को देन थी? तो ये थी आपको, इनमें से कोई भी नहीं थे। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेर शाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखानों में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत में देन कोई भी नहीं थी। नेक्स्ट, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है? तो ये हो गया आपको BTB मैकाले। लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ब्रिटिश का राजनीतिज्ञ तथा इतिहासकार था। 1834 से लेकर 1838 तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पिनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। एक्सला-शैपल 1748 की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? प्रथम कर्नाटक का युद्ध समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो ये हो जाएगा आपको सी।
फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपको बीपीएससी के सारे मटेरियल यहाँ पर से मिल जाएंगे। बीपीएससी हो एसआई का हो, अगर आप लोगों की सपोर्ट होगी तो आप लोग से। तो चलिए, एक्सला-शापेल की संधि 1748 से ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध बंद होती ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। अतः कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। भारत में अंग्रेजी सफलता का फ्रांसीसियों की सफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सो आंसर हो जाएगा आपको सी। भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। इसमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रित से अपार जन धन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय योग्य नेतृत्व आए थे। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब।